नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लेट विवर्तनिकी है, जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में होने वाली जो गतिशीलता है उससे रिलेटेड है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेट किसे कहते हैं। तो प्लेट स्थल खंड का एक दृढ़ हिस्सा है हमारी संपूर्ण पृथ्वी का, जो हमने कल डिस्कस किया था कि स्थल खंड धरातल से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है, वो पूरी परत है, वो स्थल खंड कहलाती है। अब हमारी पृथ्वी के संपूर्ण स्थल खंड कई भागों में विभक्त है और इस दृढ़ स्थल खंड के टुकड़े को ही प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट शब्द यहाँ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है। प्लेट शब्द के सृजनकर्ता या सबसे पहले प्लेट शब्द टूजो विल्सन, जो कि कनाडा के भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने दिया। तो प्लेट शब्द का जनक टूजो विल्सन थे, जबकि प्लेट विवर्तनिकी ये अलग शब्दावली है। प्लेट विवर्तनिकी या इंग्लिश में बोले तो प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट विवर्तनिकी का मतलब पहले समझें। तो प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है ये मॉर्गन नामक विद्वान ने दिया था, और प्लेट विवर्तनिकी का मतलब है प्लेटों की गतिशीलता का अध्ययन। अर्थात जब हम पृथ्वी की इन प्लेटों की गतिशीलता का अध्ययन करते हैं तो वो जो शाखा है विज्ञान की, वो प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानी जाती है। तो ये प्लेट विवर्तनिकी और ये प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, ये तीन विद्वान थे, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। इन तीन विद्वानों ने 1961 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाना जाता है। 1960 में हैरी हेस नामक एक विद्वान थे, जिन्होंने सागर नितल प्रसरण का अध्ययन किया और सागर नितल प्रसार संबंधी बहुत सी अपनी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए उदाहरण उन्होंने दिया। अटलांटिक महासागर का उन्होंने अध्ययन किया और भूचुंबकत्व के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सागर की नितल में, सागर की तली में निरंतर प्रसार हो रहा है अटलांटिक महासागर में। उसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन तीन विद्वान मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने उस समय तक मौजूद जो भी प्रमाण थे और जो भी जानकारी थी उसको संकलित करते हुए अपना सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी के नाम से प्रतिपादित किया, जिसमें हम प्रमुख रूप से पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों की गतिशीलता का अध्ययन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी में किस प्रकार से प्लेटें गति करती हैं और उनका प्रभाव और परिणाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कितनी मुख्य प्लेटें और कितनी गौण प्लेटें हैं। और ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्लेटें हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती हैं। प्लेटें स्वतंत्रता पूर्वक गतिशील हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट से स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में भ्रमण कर सकती है, लेकिन यहाँ प्लेटों की गतिशीलता का मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटें बहुत तेजी से गति कर रही हैं। इन प्लेटों की गतिशीलता बहुत धीमी है और ये जो गतिशीलता है वो 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से लेकर के 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक पाई जाती है। अर्थात प्लेटों में साल भर के अंदर 2 से 5 सेंटीमीटर तक की गतिशीलता पाई जाती है। क्योंकि ये जो प्लेटें हैं स्थल खंड का भाग है और स्थल खंड दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित है। स्थल खंड दुर्बलता मंडल के ऊपर है और दुर्बलता मंडल थोड़ी लचीली अवस्था में है, थोड़ी पिघली हुई अवस्था में है। इसीलिए उस लचीली अवस्था के दुर्बलता मंडल के मैग्मा के ऊपर ये प्लेटें गति करती हैं। विभिन्न मैग्मा की जो शक्ति है, उन स्तंभों की शक्ति के आधार पर ये प्लेटें विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितनी प्लेटें पाई जाती हैं। तो हमारी पृथ्वी पर मुख्य प्लेटें 7 हैं, 7 मानी जाती हैं। कहीं कहीं आपको 6 देखने को मिलेंगी, अर्थात बहुत सी किताबों में बहुत सी जगह पर आपको मुख्य प्लेटों की संख्या 6 भी देखने को मिल सकती है। तो वहां आपको ये डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। 6 और 7 दोनों ही स्थितियां सही हैं। जहां पर 6 है वहां पर अमेरिकन जो प्लेट है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, उन दोनों को एक ही अमेरिकन प्लेट के नाम से बताया गया है। और जहां पर संख्या 7 लिखी हुई है वहां पर उत्तरी अमेरिका की प्लेट को अलग और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को अलग माना गया है। तो ये स्थितियां हैं। तो ये मुख्य जो प्लेटें हैं 7 की संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है। और ये 7 प्लेटों में कौन कौन सी हैं ये हम जानते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यूरेशियन प्लेट।
हमारी पृथ्वी की जो 7 मुख्य प्लेटें हैं, उन 7 मुख्य प्लेटों के नाम हैं यूरेशियन प्लेट, दूसरी है अफ्रीकन प्लेट, तीसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें भारत का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल है, और भारत से दक्षिण जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया जहां तक उसमें है, तो वो पूरा एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद में चौथी प्रशांत प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है पूरी तरह से। पांचवी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, छठवीं जो है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, और सातवीं अंटार्कटिक प्लेट। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर ये 7 मुख्य प्लेटें या 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये संपूर्ण 7 प्लेटें ही हमारे संपूर्ण धरातल या स्थल मंडल या पृथ्वी के धरातल का निर्माण करती हैं? तो इन 7 प्लेटों के अलावा पृथ्वी के धरातल पर कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं जो इन 7 मुख्य प्लेटों से स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हैं, अर्थात वो गौण प्लेटें भी स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती हैं। और गौण प्लेटों की संख्या विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि पृथ्वी पर लगभग 20 की संख्या में गौण प्लेटें पाई जाती हैं। और उन गौण प्लेटों में प्रमुख जो प्लेटें हैं वो जैसे नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है। तो इस प्रकार से और भी कई प्लेटें हैं। तो ये लगभग 20 की संख्या में हमारी पृथ्वी पर गौण प्लेटें पाई जाती हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्लेटों का विन्यास था। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी इन प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है, और ये प्लेटें गतिशील हैं। इसी वजह से विभिन्न स्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इन प्लेटों के सीमांत बनते हैं, इन प्लेटों के किनारे बनते हैं। अर्थात ये जब प्लेटें गति करती हैं तो गति करने की स्थिति में 3 तरह की स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होती हैं, या 3 तरह के प्लेटों के किनारे बनते हैं, जिसको हम प्लेट सीमांत या प्लेट किनारे कहते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट सीमांत या किनारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं 3 प्रकार के किनारे हैं। अर्थात इन विभिन्न प्लेटों की गतिशीलता की वजह से प्रमुख रूप से 3 तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, 3 तरह के किनारे उत्पन्न होते हैं। तो उनमें सबसे पहले है विनाशात्मक या अभिसारी किनारा। विनाशात्मक या अभिसारी किनारा। अभिसारी का मतलब है मिलने वाला किनारा। अर्थात ये स्थिति तब बनती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। जब 2 विभिन्न प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं तो वो दोनों प्लेटों के किनारे आपस में मिलते हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने की वजह से वहां पर प्लेट में जो भारी प्लेट होती है उस भारी प्लेट का क्षेपण हल्की प्लेट के नीचे हो जाता है। अर्थात हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है और भारी प्लेट का किनारा उस हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है, और नीचे जाने पर उस भारी प्लेट का जो किनारा है जब वो ज्यादा गहराई में पहुंच जाता है तो तापमान की वजह से थोड़ा पिघल जाता है और उससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अर्थात वहां पर उस प्लेट के क्षेपित किनारे का विनाश होता है, वो क्षेपित किनारा नष्ट होता है। इसीलिए हमने इस किनारे का नाम दिया विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारा इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो भारी प्लेट थी वो क्षेपित हुई, और क्षेपित होकर के उसका निचला जो भाग था वो टेम्परेचर की वजह से पिघला और वहां पर प्लेट का क्षय हुआ, प्लेट का विनाश हुआ। अब यहाँ इस विनाशात्मक या अभिसारी किनारे पर जबकि 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट का क्षेपण होता है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बलनों का निर्माण होता है, प्रमुख रूप से फोल्ड बनते हैं। अर्थात वहां पर प्लेट का जो किनारा है वो बलित हो जाता है, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और इसी वजह से इन स्थानों पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अर्थात जब बलन थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये विनाशात्मक किनारा है। यहाँ मैंने डायग्राम भी बना करके थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और दोनों ही प्लेटें तीर के निशान से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि दोनों ही प्लेटें एक दूसरे की ओर गमन कर रही हैं, और एक दूसरे की ओर गमन करने पर ये प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और जो दूसरी प्लेट है वो नीचे की तरफ क्षेपित होती है। अर्थात एक प्लेट जो भारी है वो क्षेपित होती है और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो किनारा है विनाशी या अभिसारी किनारा है, और विनाशी या अभिसारी किनारे पर प्रमुख रूप से बलन और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है।
अब हम बात करते हैं प्लेट सीमांत का दूसरा प्रकार, अर्थात दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब विभिन्न प्लेटें आपस में गति करें तो दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हों, अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गमन करती हैं तो स्थिति ये बनती है कि वो एक दूसरे से दूर हटती है, तो दूसरे प्रकार का किनारा बनता है, दूसरे प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जिसको हम अपसारी किनारा या रचनात्मक किनारा कहते हैं। अपसारी का मतलब ही है दूर हटना। तो इस प्रकार से ये ऐसा सीमांत है जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। इसको हम रचनात्मक किनारा भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत गमन करती हैं तो वहां पर दरार या भ्रंश का निर्माण होता है और उस भ्रंश में चूंकि दबाव ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे की दुर्बलता मंडल का जो मैग्मा है वो मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाता है और ऊपर मैग्मा आने की वजह से वहां पर नई क्रस्ट का निर्माण हो जाता है, नई भूपर्पटी का निर्माण होता है, अर्थात वहां नई चट्टानों का निर्माण होता है, वहां परपटी निर्मित होती है। इसीलिए इस किनारे को रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। तो ये रचनात्मक किनारा है जो कि प्लेटों की विपरीत दिशा में गमन करने पर बनता है। और यहाँ लिखा हुआ है इस रचनात्मक किनारे पर रचनात्मक भ्रंश बनेगी, अर्थात एक ऐसी दरार बनेगी जहां पर नई परपटी का निर्माण होगा, नई क्रस्ट का निर्माण होता है और सागर नितल प्रसरण वाली जो कंडीशन है वो रचनात्मक किनारे पर ही संपन्न होती है। जहां रचनात्मक किनारा होगा वहीं पर नीचे से मैग्मा ऊपर आकर के नई क्रस्ट का निर्माण करेगा, नई भूपर्पटी का निर्माण करेगा और सागर नितल प्रसरण की स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से इस रचनात्मक किनारे पर यह कंडीशन बनती है। यहाँ डायग्राम में स्पष्ट देखा जा सकता है दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गमन कर रही है और विपरीत गमन कर रही है तो बीच में थोड़ा गैप पैदा हो रहा है, अर्थात बीच में दरार पैदा हो रही है और उस दरार में नई परपटी का निर्माण होगा, नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा। तो ये जो दूसरी कंडीशन है ये रचनात्मक या अपसारी किनारे की है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी एक और स्थिति बन सकती है जबकि प्लेटें ना तो एक दूसरे से विपरीत गमन करती हैं और ना ही एक दूसरे के आमने सामने गमन करती हैं। तो तीसरी जो स्थिति है ऐसा भी हो सकता है कि दो जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के बगल से सरक जाएं, एक दूसरे के बगल से सरक जाएं। यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें ये प्लेट और दूसरी प्लेट और दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के साइड बाई साइड खिसक रही है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से सरक रही हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ, तो ये इस तरह से अगल बगल से सरकेंगी, इस तरह से सरकेंगी और ऐसी स्थिति में उनके बीच में ना तो कोई नई दरार बन करके नई क्रस्ट का निर्माण होगा और ना ही वहां विनाश वाली स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की स्थिति भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ना तो प्लेट का विनाश होता है और ना ही कोई नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकार का जो किनारा होता है उसको संरक्षी किनारे के नाम से जाना जाता है। तो ये संरक्षी किनारा है, नाम से ही स्पष्ट है। संरक्षी अर्थात यहाँ पर प्लेट सुरक्षित रहती है, यहाँ पर प्लेट का कोई विनाश या नया प्लेट या क्रस्ट का कोई निर्माण नहीं होता है। यहाँ प्लेट के किनारे ज्यों के त्यों सुरक्षित रहते हैं, केवल प्लेट में गतिशीलता होती है और प्लेटें एक दूसरे के बगल से सरक जाती हैं। और ऐसी स्थिति में उन प्लेटों के बीच में थोड़ी दरार बन जाती है जिसको हम रूपांतर भ्रंश के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये संरक्षी किनारा है। तो ये विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं और इन विभिन्न प्रकार की प्लेटों के ये किनारे और तीनों ही किनारे जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जहां पर प्लेटों की गतिशीलता है तो गतिशीलता की वजह से ये तीनों ही प्रकार के या तीनों में से कोई से भी प्रकार का किनारा अलग अलग स्थानों पर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में जो भी भूगर्भिक हलचलें होती हैं, जो भी विभिन्न प्रकार की हलचलें, चाहे वो ज्वालामुखी की घटना हो या भूकंप की घटना हो या पर्वत निर्माण की घटना हो, गलन की घटना हो या भ्रंश की घटना हो, तो इस प्रकार की जो भूगर्भिक हलचलों की वजह से उत्पन्न होने वाली परिघटनाएं हैं वो प्रमुख रूप से प्लेटों के किनारे से ही संबंधित होती हैं। इसीलिए हमें प्लेटों के विभिन्न किनारों का अध्ययन बहुत आवश्यक है और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि विभिन्न पृथ्वी के क्षेत्रों में किस स्थान पर कौन सा प्लेट किनारा पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की प्लेटें और प्लेटों का विन्यास कैसा है और कहां पर कौन से प्रकार का किनारा है, कौन सी प्लेट किस दिशा में गतिशीलता उसमें है, किस दिशा में वो गति कर रही है और किस स्थान पर कौन से किनारे का निर्माण हो रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करने से हमें आगे इस भू आकृति विज्ञान के अन्य जो टॉपिक हैं जैसे भूकंप, जलवायु या पर्वत निर्माण, इन समस्त परिघटनाओं को समझने में मदद मिलती है।
तो ये आज इस प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जो जानकारी मैंने दी, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी जो है चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब मैं आपके सामने अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।